दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज एक बार फिर एक सच्ची कहानी के साथ आपसे रूबरू हो रही हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत को मिलाने जा रही हूँ जो आज हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज हम मिलने जा रहे हैं राजेंद्र नगर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी जी से, जो आज उनके जीवन की कुछ खास बातें हमारे साथ शेयर करने वाली, जो अब तक आप लोगों को नहीं पता होंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, चैलेंजेस रहे उनकी लाइफ में, जिन चैलेंजेस के साथ वो आगे बढ़ी हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर किया है, भले ही वो परिवार की ड्यूटीज़ हों या फिर अपने दायित्व हों या अपने जॉब के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति उनके कर्तव्य वो उन्होंने पूरी तरीके से निभाए हैं। आज हम उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, वो यहाँ तक पहुँची। अमृता जी, मुझे नहीं लगता मैंने बहुत कुछ चैलेंजिंग रहा। लाइफ बहुत सडन और बहुत स्मूथ चलती है यदि हम चीज़ों को एंजॉय करें। ओके। तो मैंने अपनी स्कूलिंग को भी एंजॉय किया, मैंने अपने कॉलेज को भी एंजॉय किया और मैं अपनी जॉब को भी एंजॉय कर रही हूँ। तो बहुत चैलेंज जैसा कुछ लगता नहीं, लेकिन यदि देखा जाए तो पर डे लाइफ को हम डिफरेंट तरीके से जीते हैं। हमें नहीं पता कि सुबह जब हम 7 बजे उठे हैं या कभी कभी 10 बजे भी, क्योंकि रात की नाइट रहती है, तो हम क्या करने वाले हैं। हम सोचते हैं कि आज दिन में हमको ये चीज़ें करनी है और पता चला कि यहाँ कुछ हो गया। तो बिल्कुल चेंजेस, मतलब पर डे ज़िंदगी को जीना जिसको कहते हैं वो पुलिसिंग में है। ये जो प्लानिंग वाली लाइफ आप बता रहे हैं कि हम कुछ प्लानिंग करके रखते, तो ये प्लानिंग फ्रॉम द बिगनिंग आपने चाइल्डहुड से ही नहीं की है या इस प्रोफेशन में आने के बाद प्लान आउट कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता है? नहीं, एक तो मैं हमेशा से सोचा करती थी कि मुझे ना जॉब नहीं करना। जॉब नहीं करना इन द सेंस था कि मुझे 11 से 5 जाकर जॉब नहीं करना। मुझे नहीं पता था कि भगवान थोड़े ज़्यादा ही सुन लेंगे और 11-5 नहीं, अब 24 घंटे पूरे जॉब करो। लेकिन हम बंधे हुए नहीं हैं, हम बंध कर भी बंधे हुए नहीं हैं, हम 11 से 5 बंधे नहीं हैं। हाँ ठीक है कि कई बार हमको 18 घंटे 20 घंटे नॉर्मल, हमको अगर बात करें तो किसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में हमको 18 घंटे 19 घंटे हो जाते हैं। अगर हम थाने की बात करें तो हम 12 से 14 घंटे, अगर कुछ नहीं है प्रॉब्लम तो भी 12 से 14 घंटे हमको अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता है। तो ये जो प्लानिंग वाली बात है, तो मैंने प्लान ये किया था कि मुझे कोई प्लान वाली जॉब नहीं चाहिए, तो मुझे वैसे ही कुछ हो गया। कैसे आपकी एंट्री हुई इस प्रोफेशन में? घर से कोई प्रेरणा स्रोत रहा आपके लिए या सडनली आपने एग्ज़ाम दिए, पास आउट हुए और सिलेक्शन हो गया? नहीं, मेरे घर में दूर दूर तक वर्दी से कोई नाता नहीं था। 10th में ज़रूर, मैं जब 10th की मैं एग्ज़ाम दे रही थी उसी वक्त आर्मी की भर्ती आती है। उस समय गांव-गांव जाकर कुछ आर्मियों की भर्ती हो रही थी, तो हमने घर वालों को कहा, तो उन्होंने कहा अभी बहुत छोटे हो, मतलब 10th सोचने की उम्र नहीं होती कि हमको कुछ कमाना भी है या हमको करना भी है। तो आर्मी को लेकर बचपन से जो एक लगाव सा रहता है ना, हम मतलब मेरे घर में मैंने भगत सिंह को देखा, चंद्रशेखर आज़ाद को देखा। मेरे घर में फिल्मी पोस्टर होते ही नहीं थे, तो एक भाव जो देश के लिए बना हुआ था, तो उस दिशा में सोचा था। फिर वो चूँकि उस समय मना कर दिया, बोले अभी नहीं, पढ़ लो थोड़ा। पढ़ने में बहुत अच्छे थे नहीं, धक्का मार के बस पास हो जाते थे, तो जॉब वॉब का सोचा भी नहीं था। अब बाद में ऐसी LLB करते वक्त बैठे थे, कुछ दोस्त लोग फॉर्म भर रहे थे। मैं बोली काय का फॉर्म है? तो बोला SI का फॉर्म है। मैं बताऊं, उस समय उस उम्र में भी चूँकि जॉब करने का सोचा नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि SI का फुल फॉर्म क्या है। और पुलिस को रहकर बीइंग पुलिस ऑफिसर, मतलब मुझे कभी किसी पुलिस वाले ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, पर एक हमारा पूरे समाज में एक फ्रेम फिक्स है, तो उसी फ्रेम में हमने विश्वास करके रखा था कि हमें पुलिस के बारे में एक नेगेटिव जो सेंस में था। तो एटलीस्ट पुलिस का तो बिल्कुल भी समझा नहीं था। उसने बोला SI की एग्ज़ाम है, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? SP ऑफिस से मिलेंगे। तो मैं फॉर्म, उसने कहा नहीं, तेरा नहीं हो सकता। अभी जब भी कभी किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तो उस समय हमको ऐसा लगता था अच्छा हम नहीं कर सकते। तो हमने कुर्ता वुर्ता पहनने की आदत थी, तो ऐसी बाहें चढ़ाई कि अब तो करके बताएंगे। नहीं पता कि करना क्या है, पर बोल दिया कि करके बताएंगे। फिर फॉर्म लेने गए तो भगा दिया, बोले जाओ पहले जाति प्रमाण पत्र और ये कागज़ वगैरह लेकर आओ। पहली बार लगा अच्छा जॉब करना इतना टफ भी होता है। फिर धीरे धीरे उसको
फॉर्म भरना, फिर वो इंटरव्यू और ये सब सारा कुछ। कितनी बार दिया आपने या एक बार दिया? पहली बार में ही मेरी गलती से सिलेक्शन हो गया। मतलब मैं वही सोचती हूँ कि लोग बेचारे इतनी सारी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको जॉब लगती अच्छा है। बेटा जी, जब ये भरे होंगे फॉर्म और घर वालों को भी बताया होगा कि नहीं मैं पुलिस में जाने के लिए मैंने एसआई के लिए फॉर्म भर दिया है, तो कैसा रिएक्शन था? वो आपके साथ में खड़े थे कि हाँ हाँ ठीक है जाओ, क्योंकि अब घर से कोई नहीं था तो फिर लड़की का एक सडन किसी ऐसे? नहीं, मैं रहती भी बाहर थी उस वक्त, तो मैं इंदौर में रहती थी और मैं घर का बेटा हूँ। मतलब मेरी माँ हमेशा मुझे बेटा जैसे ही रखते थे। तो फॉर्म भर दिया तो भर दिया, प्री निकल गई तो निकल गई, फिर फिजिकल थोड़ा ठीक ठाक था, तो घर वालों को कोई बहुत इंटरेस्ट था नहीं। जब इंटरव्यू निकल गया और जॉब फाइनल हो गई तो मैंने कहा नहीं करते, कुछ और करेंगे। तो मेरी मदर ने कहा कि अगर कुछ करना ही है तो ये करते हुए कर लेना। तब वैसे भी करने को कुछ काम था नहीं। एलएलबी मेरी लगभग कंप्लीट हुई थी, मुझे सेकंड एलएलएम पढ़ना ही था, तो कोई ऐसा विशेष सोच के नहीं रखा था कि ये करना है, तो जो हो गया वो कर लेते हैं। तो इसीलिए उसको लाइफ को एंजॉय करने लगे। अच्छा, एसआई से टीआई तक आना था डिफिकल्ट या नहीं, 4-5 साल की नौकरी, 4-5 साल की नौकरी के बाद मैंने दे दिया था इस्तीफ़ा कि मुझे नहीं करना जॉब। 4-5 साल हाई कोर्ट में कोशिश करी कि विभाग छोड़ नहीं रहा था, हम जाना नहीं चाहते थे, तो 4-5 साल कोशिश करी। हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बोला कि क्यों नहीं करनी। अच्छा, मेरे पास कोई कारण नहीं था क्यों नहीं करने का भी, तो उन्होंने बहुत समझाया, बोले एक बार जाके वापस करो। तो अभी 2 साल से वापस से मैं जॉब में हूँ। मतलब मैंने 2007 से 2013 तक करा, 13 के बाद जॉब छोड़ दी थी। तो 2019 में मैंने वापसी करी। तो चूँकि मेरा पूरा सर्विस बुक क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ ठीक था, तो वापस से मेरा टीआई की जो रूलिंग में। हाँ, टीआई की पोस्टिंग के बाद कई सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे 2020 और 21 जो रहा हम सभी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, कोरोना काल रहा। इस समय में ड्यूटी करना, लोगों को समझाना, अपने साथियों को साथ लेके चलना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? क्योंकि महामारी के दौर में कई बार हुआ है कि लोगों ने अपोज किया है, अधिकारियों का भी दबाव रहा है कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं लोगों को, फिर यहाँ लोगों का भी ऐसा रहा है कि नहीं सुनना है, नहीं सुनते हैं। कई बार आप लोग बोल के जाते हो कि जाओ अंदर जाओ, नहीं रहना बाहर, फिर भी बाहर आते हैं। तो कैसा, मतलब कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को आपने? नहीं, जब फर्स्ट वेव जो कोरोना की थी 2020 में, तब हम लोग कोरोना को लेके ब्लैंक थे। मतलब नहीं पता था कि हम लोग भी 10 से 15 दिन में है नहीं है। और जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन लगा और हमारा एक बैचमेट था देवेंद्र, उसकी डेथ हुई सडनली, 20 दिन में उसको कोरोना से उसकी डेथ हो गई। हम लोगों को पता था कि हम फ्रंट लाइन हैं, अब हमें नहीं पता है कि हम कितने दिन हैं। ये तो पता था कि अब कोरोना होना है। और एक बात मुझे और समझ में आई इस पूरे अवधि में कि देशभक्ति और जनसेवा का जो 2 हमारे डायलॉग हैं, उसका जनसेवा जो है वास्तविक करने का मौका हमें तब मिला। मैं तब सराफा में थी और सराफा पोस्टिंग के दौरान मुझे एक बात समझ में आई कि टोटल लॉकडाउन, मतलब आप जो हॉस्टलर्स हैं उसके पास पैसा है, लड़के 4 लड़के हैं, रूम से रह रहे हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन खाना कहाँ से अरेंज होगा? तो उस समय हम लोग बहुत सारे समाजसेवी संस्थाओं के साथ टाई अप किया और लोगों तक राशन पहुंचाना, और ये मतलब ऐसा फील होने लगा था कि हाँ, पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए। और लोगों ने बहुत सहयोग किया। मेरे सराफा के जो व्यापारी थे उन लोगों से मैंने तब कहा था कि आप लोग भोजन के पैकेट तो अरेंज कर सकते हैं या आप लोग कुछ देंगे क्या? तो उन्होंने फिर वो राशन के पैकेट्स मुझे बनवा के दिए थे। ऐसे मेरे बंगाली कारीगर थे, तो खाना तो मिल रहा है। फिर वही बात थी कि बंगाल का आदमी है, उसको जैसे हम लोग राशन का पैकेट बनाते थे उसमें डिफरेंट चीज़ें थी, तो वहाँ बंगाली एसोसिएशन ने संपर्क किया, बोले हमारे यहाँ तो मसूर की दाल और चावल चाहिए। तो उन्होंने पूरा पैसा दिया, मतलब वो बेचारे सारे पैसा देने को तैयार थे, लेकिन उन तक पहुँचे कैसे? तो हम लोग क्या करते थे, दिन भर तो ये सारी ड्यूटी करते थे, शाम को वो बोरे वोरे रखते थे, एक मोहल्ले में जाके रख के देख के आते थे। कई बार रात में जाके देख के आते थे, तो सारे ऊपर से लोग देखने लगते थे कि चल क्या रहा है। फिर ऐसे मतलब वो जो कार्यकाल था वो मुझे सराफा का बड़ा अच्छा निकला। उस समय वो टोटल सेवा की। अभी जब 21 में जब मैं राजेंद्र नगर पोस्टिंग थी, तो मुझे उस समय बिल्कुल डिप्रेशन नहीं आया। मतलब मेरी लाइफ में मैंने अपने आप को डिप्रेस नहीं देखा, लेकिन जो एक 20 दिन की अवधि थी जो इंदौर के लिए बहुत डिफिकल्ट थी,
मैंने उस 20 दिनों में अपने आप को डिप्रेस महसूस किया, क्योंकि मुझे दिन में 10 फोन आते थे। किसी का हफ्ते में आता था, किसी का रिकमेंड से आता था कि चोइथराम हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, बहुत डिफिकल्ट है। चोइथराम में मैं दिन भर में 5 से 6 लोगों का बोलती थी, लेकिन वास्तव में वहाँ पर भी पूरी बेड फुल थे। मतलब लोगों को मरते देखना जो होता है वो, और हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट भी डाली थी कि इस समय में आपका पैसा और आपका पद दोनों काम नहीं आ रहा, सिर्फ आपको काम आते हैं आपके संबंध। और मुझे एक दिन जब मुक्तिधाम में, मेरे पास दोनों थे, चोइथराम हॉस्पिटल भी था और मुक्तिधाम भी था। मुक्तिधाम में मुझे एक दिन फोन लगा के पूछना पड़ा कि वो एक की लाश भिजवानी है तो व्यवस्था है क्या। वो दिन मैं दिन भर सोचती रही कि मानव का क्या स्थिति है। हम बड़े फ्रंट लाइन वर्कर हो रहे हैं, या हम बहुत राशन पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं और कुछ नहीं कर पाए। ऐसी फीलिंग मुझे देवेंद्र के जाने पर हुई थी, और सेकंड बार ये तो कोरोना की ये ड्यूटी हम लोगों को सिखा गया कि हम कुछ नहीं हैं, आप कितना किसी के लिए कर सकते हैं उतना करना चाहिए। आपने वो भगवान श्री कृष्ण की लाइन याद दिला दी कि आप निमित्त मात्र बन जाओ, बस। तो हम कहीं ना कहीं वो बने हैं, आप भी बने हैं, दूसरे लोग भी बने हैं फील्ड में। लेकिन एक जो भाव आता है लोगों का, कई पेरेंट्स, उनके बच्चे चले गए हैं, मतलब कई जो संतानें थी वो इकलौती थी उनकी, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, दोनों चले गए। ऐसा कोई मामला आया आपके पास? और हम लोगों के क्षेत्र में ऐसा अभी कुछ नहीं है। आया। हम लोग बुजुर्गों के लिए जरूर पहले से काम, मेरा एक आरक्षक है, वो बोलता भी नहीं है कभी किसी को। पिछले साल कोरोना काल में जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, लोग डरे हुए थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनमें से उनकी डेथ हो गई। पूरा मोहल्ला उनके पास जाना नहीं चाहता था, बोलते थे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। मेरा वो आरक्षक रात भर वहां बैठा रहा कि नहीं, आंटी और अंकल की उम्र इस टाइप की, अब लास्ट वो जा रहे हैं। फिर उनका बेटा कहीं विदेश में था, तो उसी ने पूरा जो रिचुअल्स थे पूरे उसने निभाए। जब मैं यहाँ आई और जब मैंने कुछ भोजन का काम शुरू करा, तो उसने पहली बार बोला कि 10 से 12 परिवार मेरे ऐसे संपर्क में है जिनके बेटे बच्चे बाहर रह रहे हैं, सक्षम है पर बाई नहीं जा रही। खाना तो फिर वो पूरी व्यवस्था वो आरक्षक करता था, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पा रही थी। मैं उसको इतना दे रही थी कि उसको थोड़ी छूट दे देती थी कि जा तू ड्यूटी के टाइम में ऐसा कुछ कर दे। ड्यूटी के साथ साथ फैमिली ड्यूटीज कैसे मैनेज किया आपने? टफ हुआ थोड़ा फैमिली लाइफ? क्योंकि एक मतलब महिला के लिए, गृहिणी अगर वो रहती है तो वो चैलेंज अपने आप में रहता है, लेकिन अब आप जब देश की भी सेवा में लगी हैं और घर में भी, तो कैसे मैनेज करना मतलब डिफिकल्ट रहता है, या घर वाले फ्रेंडली हैं कि नहीं आप अपना जॉब करो, हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं, मुझे लगता मैनेज मैंने नहीं करा, मैनेज फैमिली ने करा। और हर पुलिस वाला बोलेगा तो यही बोलेगा कि कहीं ना कहीं हमारी नौकरी को वो भुगतते हैं, क्योंकि हम सुबह से जब आ रहे हैं तब घर में सारे सो रहे होते हैं, और जब हम रात में जा रहे होते हैं तब भी सो रहे होते हैं। तो हमारे साथ तो फिर भी ठीक स्थिति है। मतलब मेरे घर में, घर परिवार के घर में बात करूं तो अब तो उन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी कि हम कुछ अच्छा, सिर्फ ये है कि हम लोगों की जो चिंता उन लोगों को बनी रहती है, तो हमको भी एहसास होता है। अभी आपको मैंने बोला था मैं हॉस्पिटल में हूँ, एक्चुअली मैं अपनी मदर को ही लेकर आई थी, अभी उनको गाड़ी में छोड़कर मैं आपसे बातचीत करने लगी। तो रात को जब जाते हैं तो सोते देख लेते हैं, ठीक है सो रहे हैं, ठीक है। सुबह से उठ के एक बार देख के उनके साथ चाय पी और वापस आ गए। दोपहर में अगर कहीं मौका मिल गया तो एक बार चले गए, मिल लिए। तो बस यही है, और वो उनके लिए भी पर्याप्त होता है, हम लोगों के लिए भी पर्याप्त। अगर अंदर घर में हूँ तो फिर मैं घर में सिर्फ वैसा है, मतलब जॉब से रिलेटेड है। होता है कि आप घर में हो तो घर का ही बात करो, बाहर हो तो बाहर की बात करो। जॉब को लेकर मेरे घर में होता ही नहीं कुछ। लोग ऐसा करते हैं, पूरी लाइफ मिक्सअप कर लेते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत अच्छा लगा हमें अमृता जी से बात करके। उन्होंने बताया कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग रखिए। अपनों, जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जब आप घर पे होते हैं तो अपने परिवार की खुशी को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आपसे यही अपील करूंगी कि आप खुद भी खुश रहिए, अपने अपनों को भी खुश रखिए और अपने साथियों को भी खुश रखिए।